दोस्तों, आपका स्वागत है रात की कहानी। ऐसी डर भरी कहानियाँ सुनने के लिए तैयार रहिए। कहानियों की काल्पनिक दुनिया में आपका स्वागत है। सुनाने जा रहा हूँ एक और नई कहानी, कर्स्ड शिप भाग 2। कहानी में हमने अब तक देखा 5 लोग, जैक, मैक, क्लर्क, सैम और मरिया। समुद्र में कुछ बड़ा मिलने के बाद ये 5 लोग एक क्लब में ठहरते हैं, जहाँ उनकी टेबल पर आकर एक अनजान आदमी बैठ जाता है। मैक उसे अपनी टेबल से उठाने लगता है, पर इसी बीच वो एक जहाज के बारे में बताता है जो सालों पहले समुद्र की गहराइयों में गुम हो चुका था। पर वो ये दावा करता है कि उसे वो जहाज 2 दिन पहले ही दिखा था। टेबल पर बैठा वो आदमी, जिसका नाम रायन था, वो अपने टैब में उस जहाज की सैटेलाइट से ली गई 2 दिन पुरानी वीडियो को दिखाता है। इस वीडियो के अलावा रायन एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर जैक और उसके टीम मेंबर के कान खड़े हो जाते हैं। अब जैक और रायन और उसकी टीम रात में निकल पड़ते हैं उस जहाज की तलाश में। अब कहानी में आगे। जहाज अब काफी घंटों से समुद्र में चला जा रहा था। जहाज से टकराते हुए समुद्र की लहरें आज कुछ और ही कह रही थी। जहां तक नजर जाती वहां पर सिवाय अंधेरे और पानी के कुछ न था। जैक जहाज के एक किनारे खड़े होकर सिगार पीते हुए समुद्र की तरफ नजरें गड़ाए खड़ा था। वो इसी सोच में था, आखिर इतने साल पुराना जहाज, क्या अब भी उसका मलबा बचा होगा? अब तक तो उसका मलबा मिलना भी मुश्किल है, पर आखिर वो क्या था जो मैंने देखा था? इसी बीच माइकल उसकी तरफ आता है। जैक, तुम्हें क्या लगता है, क्या रायन सच बोल रहा है? कुछ कह नहीं सकता, जैक ने कहा। कुछ कह नहीं सकते? आखिर तुम ये कहना क्या चाहते हो? जब तुम्हें पता था कि उस जहाज के मिलने के चांस बहुत कम है, तो आखिर तुम उस जहाज को ढूंढने के लिए राजी कैसे हो गए? जर्मनी से निकला हुआ क्रूज 1193 शिप अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था। उस क्रूज में कई अमीर लोग और कुछ सैनिक उस जहाज पर सवार थे, और ये वो लोग थे जो अपना सारा काला पैसा सोने के रूप में दूसरे देश ले जा रहे थे, ताकि उनका सारा पैसा सफ़ेद हो सके। पर पता नहीं वो जहाज़ निकला तो जर्मनी से अमेरिका की तरफ, लेकिन वो मंजिल तक नहीं पहुंचा, और वो जहाज़ बीच समंदर में कहीं गायब हो गया। इसलिए मैं इस जहाज़ को ढूंढने के लिए राज़ी हुआ, जैक ने कहा। किसी ने उस जहाज़ और उस पर मौजूद लोगों को ढूंढने की कोशिश नहीं की? माइकल ने कहा। की थी, कई दिनों और कई सालों तक की थी, पर कुछ नहीं मिला। जहाज तो दूर की बात है, उन्हें तो उसका मलबा तक नहीं मिला, जैक ने कहा। तुम्हें ये सब कैसे पता? माइकल ने कहा। जैक माइकल को एक अखबार देता है जिसमें उस जहाज की खबर छपी हुई थी, जिसमें एग्जैक्ट वही खबर छपी हुई थी जो जैक ने उसे कही थी। पर जब माइकल ने अखबार की डेट देखी तो उस पे 31 दिसंबर 1875 लिखी थी, जिसे देखकर वो एक पल के लिए हैरान हो गया, क्योंकि ये अखबार आज से 100 साल पुराना था। ये अखबार तुम्हें कहाँ से मिला? माइकल ने कहा। रायन के बैग से, जैक ने कहा। आखिर उसके पास इतना पुराना अखबार आया कहाँ से? माइकल ने कहा। सवाल ये नहीं है कि ये अखबार उसके पास आया कहाँ से, सवाल ये है कि इस खबर को 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, और तुमने एक चीज़ इस खबर में नोटिस की? जैक ने कहा। वो क्या? माइकल ने कहा। वो ये है कि अखबार में इस खबर को 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन यह अखबार ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कल ही छपा हो, जैक ने कहा। हाँ, तुमने सही कहा, माइकल ने कहा। आखिर रायन हमसे क्या छुपा रहा है? जैक ने कहा। उस जगह पहुंचने के बाद वहां ये सब देखते हैं कि वहां कोई शिप नहीं है, जिसे देखकर ये सब डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तभी उनकी बोट के सामने एक बहुत बड़ी शिप आ जाती है। ये वही शिप है जो सन 1875 में समुद्र से कहीं गायब हो गई थी। जैक और सैम ये बोट के अंदर ही रुकते हैं, जबकि रायन और जैक के साथ ही उस शिप के अंदर चले जाते हैं। अंदर बहुत ही खूब अंधेरा था। सभी लोग
अपनी टॉर्च की लाइट्स ऑन करके आगे बढ़ने लगते हैं। अंदर से बहुत ही अजीब आवाज़ें आ रही होती हैं। ये सब उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये सब चलते चलते एक घड़ी के पास पहुंचते हैं, जिसको देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस घड़ी का पेंडुलम आज भी घूम रहा था, जो कि सही समय बता रही थी। जैसे ही सब उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो पेंडुलम अचानक से रुक जाता है। शिप जगह जगह से टूटी हुई थी, लोहे की प्लेटें जंग खा चुकी थी, पर अब भी सब आगे बढ़ रहे थे। तभी मैक के नीचे का फ्लोर टूट जाता है, पर किसी तरह मरियम ने उसका हाथ पकड़ लिया होता है, जिससे मैक नीचे गिरने से बच जाता है। मैं देख क्या रहे हो, मेरी मदद करो मैक को ऊपर खींचने में। तभी मरियम की नज़र उस नीचे के फ्लोर में किसी इंसान पर जाती है, जो मरियम को एक टक घूरे जा रहा था। मरियम और उसके साथी मैक को खींच लेते हैं। मरियम दोबारा नीचे देखती है, पर वहाँ पर कुछ नहीं होता। इसी बीच रायन कहीं गायब हो गया। क्लर्क पूछता है, तुम में से किसी ने रायन को देखा? सब अपने आसपास देखने लगते हैं। हमें उसे ढूंढना होगा, आखिर वही तो हमें खजाने की तरफ ले जाएगा। क्लर्क ने कहा, हमें अब अलग अलग होकर उसे ढूंढना चाहिए, जिससे हम उसे जल्दी ढूंढ पाएंगे। सैम ने कहा। सब अब अलग हो जाते हैं। मैक जहाज के इंजन रूम में दाखिल हो जाता है। हेलो अल्फा जैक, अल्फा जैक। हेलो अल्फा मैक, ओवर। मैं जहाज के इंजन रूम में दाखिल हो चुका हूँ, मैक ने कहा। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? जैक ने कहा, हमारी टीम से रायन कहीं पिछड़ गया है, उसी वजह से हम सब अलग अलग होकर उसे ढूंढ रहे हैं, मैक ने कहा। वहाँ के हालात कैसे हैं? जैक ने कहा। इतना जैक ने कहा ही था कि उस गहरे अंधेरे में से बड़ी अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी। मैक ने वॉकी टॉकी डिस्कनेक्ट करके उस आवाज़ की ओर अपने कदम बढ़ाए। उस गहरे अंधेरे से आती आवाज़ मानो इस तरह लग रही थी कि जैसे कोई बड़ा जीव गुर्रा रहा हो। वो अंधेरा बस इस इंतज़ार में था कि मैक किसी तरह उस अंधेरे में पाँव रखे और वो अंधेरा उसे निगल जाए। अपनी टॉर्च का दामन थामे हुए मैक अंधेरे के और करीब आ चुका था। उसका हर एक कदम मैक को उसके साथ होने वाली अनहोनी का एहसास दिला रहा था। मैक की टॉर्च की रोशनी एक चीज़ से टकराती है, जिसकी उसने शायद उम्मीद भी नहीं की थी। वो देखता है एक छोटी सी लकड़ी की टेबल पर 2 सोने के बिस्किट्स रखे हुए थे। सोने के बिस्किट को दांत से काट कर देखता है। असली है, मैक ने कहा। वो जैसे ही सोने के बिस्किट्स को बाहर लेकर निकलने ही वाला था कि तभी उसके सर पर उसे कुछ महसूस होता है। मैक जब अपने सर पर हाथ लगाकर देखता है तो उसे अपने हाथों में कुछ स्लाइम जैसा दिखाई देता है। मैक को फिर से उसी जीव की गुर्राने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, पर इस बार वो आवाज़ इंजन रूम से नहीं बल्कि इंजन रूम की छत से आ रही थी। मैक धीरे धीरे अपनी टॉर्च की रोशनी छत की ओर करता है। एक कंकाल सा दिखने वाला जीव, जिसकी चमड़ी उसके शरीर से चिपकी हुई थी, आंखें काले गड्ढों में कहीं गुम थी, सुई से बहने उसके दांत जिन पर खून लगा हुआ साफ देखा जा सकता था, हाथ ऐसे जो किसी का भी शरीर पल भर में फाड़ने का दम रखते हो, और वो छत से उल्टा लटक कर मैक की आंखों में ही देखे जा रहा था। मैक का दिल अंदर तक दहल चुका था। वो चिल्लाना तो चाहता था, पर उसकी आवाज़ उसके गले में ही फंस कर रह गई। उसके हाथों में मौजूद सोने के बिस्किट्स अब पत्थर बन चुके थे। मैक जानता था कि उसकी एक हरकत उसके लिए मौत के दरवाजे खोल देगी। मैक अपने दबे कदमों से धीरे धीरे पीछे हटने लगता है, पर अचानक उसका हाथ एक टेबल से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में मौजूद टॉर्च उसके हाथों से गिर जाती है, जिसकी आवाज़ से क्रिएचर अब मैक के चेहरे के सामने खड़ा था। मैक उसे देखकर पसीने से तरबतर हो गया था। वो तुरंत ही इंजन रूम से चिल्लाता हुआ बाहर की ओर भागता है। मैक का पैर इंजन रूम के बाहर पहुंचा ही था कि उसकी गर्दन को 2 लंबे हाथों ने जकड़ लिया था। मैक जाल में फंसे किसी पंछी की तरह फड़फड़ा रहा था, चारों तरफ अपने हाथ पैर मार रहा था, पर अब उस अंधेरे से सिर्फ हड्डियों के टूटने और उन्हें चबाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैक की चीख पूरे जहाज में गूंज चुकी थी।
यहाँ सैम बोट के इंजन रूम में इंजन को सही कर उसे चलने के लिए तैयार कर रहा था, पर अपने आप इंजन रूम में मौजूद गैस सिलेंडर का टाइलर घूमने लगा और पूरे बोट में गैस लीक होने लगी। इस बात का पता सैम और जैक को नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ जैक सबको वॉकी टॉकी पर बोट पर आने की हिदायत दे रहा था, पर जैसे ही सैम शिप को स्टार्ट करता है तो वहीं मौके पर बोट ब्लास्ट हो जाती है और बोट के चिथड़े उड़ जाते हैं। पर किसी तरह जैक उस हादसे में बच जाता है। धमाके की आवाज़ सुन के मरियम और क्लर्क शिप से बाहर की ओर देखने आते हैं। वो देखते हैं कि बोट ब्लास्ट हो चुकी होती है, पर वॉकी टॉकी पर बार बार जैक की आवाज़ आ रही होती है। मरियम और क्लर्क जैक की आवाज़ सुनकर काफ़ी खुश होते हैं। वो दोनों जैक को रेस्क्यू कर लेते हैं। अब ये तीनों उसी क्रूज 1193 पर मौजूद होते हैं, पर अब भी रायन उन सबके बीच नहीं था। वो अभी भी उस क्रूज पर कहीं गुम था। क्लर्क जैक को सोने के बारे में बताता है और उन्हें अपने साथ पीछे पीछे चलने को कहता है। चलते चलते जैक क्लर्क से मैक के बारे में पूछता है। मैं जब से यहाँ आया हूँ मैंने मैक को नहीं देखा। कहाँ है मैक? जैक ने कहा। हम सब जब शिप में आए थे तब रायन हमसे कहीं बिछड़ गया था और उसे हम सब अलग अलग होकर ढूंढने लगे। फिर कुछ देर बाद इंजन रूम से मैक के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं उस तरफ उसे देखने के लिए भागा। मैंने इंजन रूम में देखा। इंजन रूम में काफ़ी अंधेरा था। मैंने अपनी टॉर्च चलाई और उस अंधेरे की ओर बढ़ने लगा। अंदर से मांस और खून की गंध आ रही थी। जब मैंने अपनी टॉर्च उस तरफ करी तो सामने कटे हुए हाथ पैर और आधा शरीर पड़ा हुआ था, जिनके ऊपर से जगह जगह पर मांस गायब था। जब मैंने उन्हें गौर से देखा तो वो पैने नुकीले दांतों के निशान थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी ने अपनी भूख मिटाने के लिए खाया हो। जब मैंने अपनी टॉर्च ऊपर की तो मेरे सामने मैक था, जिसका कटा हुआ सर उस टेबल पर रखा हुआ था। उसके मुंह में 2 सोने के बिस्किट घुसे हुए थे। आगे बढ़ते हुए ये सब एक कैबिन में पहुंचते हैं, जहां पर 8 लकड़ी के बॉक्सेस होते हैं और जब ये बॉक्स को खोलते हैं तो हर एक बॉक्स के अंदर 27 गोल्ड के बार होते हैं। इन 8 बॉक्सेस में बहुत सारा सोना होता है, जिससे ये सब के सब अमीर हो जाएंगे। अब ये सारा का सारा सोना इमरजेंसी बोट में रख देते हैं। तभी मरियम को वो व्यक्ति फिर से दिखता है शिप के टॉप पर। मरियम उसकी तरफ बढ़ती है। धीरे धीरे टॉप के कॉर्नर पर आ चुकी होती है। वो जैसे ही आगे एक कदम और बढ़ाती कि क्लर्क ने उसका हाथ पकड़ लिया होता है, जिससे वो नीचे गिरने से बच जाती है। क्या कर रही हो? अभी तुम पानी में गिर जाती। मरियम को फिर से होश आ जाता है। शिप का कैप्टन उसे एक फोटो देता है जिसमें क्रूज 1193 शिप की फोटो होती है। कैप्टन कहता है, मैंने ही उस समय अपने ही शिप को रेस्क्यू किया था जिसमें वो ढेर सारा सोना ले जा रहे थे। कैप्टन जैक को एक और फोटो देता है और जैक जब उस फोटो को देखता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है मरियम को, जो शिप के एक कैबिन में होती है, जिसमें वो आत्मा भी होती है, जिसमें वो व्यक्ति अब धीरे धीरे अपने रूप में आ रहा होता है। उसका कद अब छोटा हो रहा होता है। अब वो किसी छोटे बच्चे के समान लग रहा होता है। वो अपना नाम बताता है, मेरा नाम कर्ट है। मरियम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी ये क्या देखा। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कर्ट कहता है कि इस शिप में बहुत सारे लोगों की आत्मा कैद है। जो ये सब कर रहा है उसे बहुत सारे आत्माओं की ज़रूरत है, और जब उसका काम हो जाएगा तभी हम अपनी आत्माओं की दुनिया में जा सकते हैं। दूसरी तरफ हमें क्लर्क को दिखाया जाता है, जो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां आज से कई साल पहले पार्टी चल रही थी। चारों तरफ टूटा और बिखरा हुआ पार्टी का सामान था, पर अचानक से वहां पर बिखरा हुआ सामान उसकी आंखों के सामने बदलने लगता है और वो जगह फिर से वैसे ही हो जाती है जिस समय यह शिप ठीक थी। चारों तरफ खड़े होकर लोग तालियां बजा रहे होते हैं। क्लर्क अब थोड़ा थोड़ा डरने लगा था। वहां पर एक पला की खूबसूरत सिंगर थी, जिसकी खूबसूरती ने क्लर्क को अपने प्यार में कैद कर लिया था। वो लाल चोड़ा पहने हुई सिंगर जहां जहां जाती, क्लर्क किसी सम्मोहन व्यक्ति की तरह उसका पीछा करता। अब वो लड़की ऐसी जगह पर खड़ी थी जिसके पीछे शिप का फ्लो टूटा हुआ होता है। क्लर्क अब उस लड़की की तरफ बढ़ रहा होता है। वो जैसे ही उसे गले लगाता है, वैसे ही क्लर्क उसके शरीर के आर पार हो जाता है
और टूटे फ्लोर से वो नीचे जा गिरता है। वहाँ मौजूद कई सरिये उसके सीने के पार हो जाते हैं। तभी हम जैक को देखते हैं, जिसे इस शिप के बारे में अब सब कुछ पता चल चुका होता है। तभी वो कैप्टन के सामने से उठकर मरियम के पास जा रहा होता है। उसके सामने अचानक सैम आ जाता है, पर यह उसकी आत्मा होती है। जैक उसे देखकर हैरान तो हुआ और साथ ही साथ उसे एक डर भी लग रहा था, क्योंकि सैम के हाथों में एक नाइफ होता है जिससे उसने जैक के ऊपर हमला कर दिया। वहीं मरियम शिप से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है और ढूंढते ढूंढते ये वहीं पहुंच जाती है जहां जैक और सैम की हाथापाई चल रही होती है। जैक को मरियम में सैम दिखाई दे रहा होता है, जिस वजह से जैक उस पर हमला कर देता है। पर इसी बीच रायन आकर जैक के सर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। रायन ही वो आदमी है जो इन सबको यहाँ लेकर आया था और जो टीम से बिछड़ गया था। अब ये जैक को कैबिन में बंद कर देते हैं, क्योंकि उसने मरियम पर हमला किया था। मरियम को यहाँ से जल्द शिप को ठीक करके निकलना होगा, जिसके लिए मरियम पानी के नीचे जाती है और शिप को ठीक कर देती है और शिप में आकर जैक के कैबिन की तरफ बढ़ रही होती है, जहाँ उसे फिर से कर्ट की आत्मा दिखाई देती है। कर्ट की आत्मा अब मरियम को उस समय का दृश्य दिखाती है जब सबके सब मारे गए थे। सबको अलग अलग तरीके से मार दिया गया था, जिसमें वो सिंगर भी होते हैं जो सोने के लिए यहाँ आई होती है। सिंगर और उसके साथी मिलकर सोना लूट लेते हैं, पर वो सिंगर उनमें से एक आदमी को अपने खूबसूरती के जाल में फंसाकर उसके ही साथियों को मरवा देती है और अंत में उस आदमी को भी मार देती है। सिंगर को लगता है कि अब सारा सोना उसका है, क्योंकि शिप पर सब लोग मर चुके होते हैं। पर आखिर में वो आदमी आता है जो इस पूरे के पूरे प्लान का मास्टरमाइंड होता है। उस सिंगर को भी गोली मार देता है। यहाँ पर वो आत्मा उस आदमी का चेहरा दिखाती है, जो और कोई नहीं रायन होता है। ये वही था जो इन सबको यहाँ सोना ढूंढने के लिए लाया है। मरियम अब पूरी तरह समझ जाती है कि उसका साथी जैक बेगुनाह है। वो उसे बचाने के लिए कैबिन की तरफ जाती है, पर अब उसकी मृत्यु हो चुकी थी। कैप्टन ने जो जैक को फोटो दी होती है उसे मरियम देख लेती है, और वो और कोई नहीं रायन होता है, जो कि एक इविल स्पिरिट है जो किसी के लिए आत्माओं को जमा करता है, और वो और कोई नहीं शैतान होता है जिसके लिए वो काम करता है। यहाँ पर वो इन सबको भी मारकर इनकी आत्माओं को जमा करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ मरियम जहाज पर बॉम्ब लगा रही होती है, जिसका प्लान होता है इस शिप को तबाह करने का। तभी वहाँ पर मैक आ जाता है जो जख्मी था। वो मरियम को कहता है हमें इस शिप को ब्लास्ट नहीं करना चाहिए, हम यहाँ से सोना ले जा सकते हैं। पर मरियम मैक की एक नहीं सुनती। वो कहती है इस शिप पर कई सारी आत्माएं हैं और यहाँ पर लोगों को लाने का एक ही जरिया है, वो है सोना, जिसकी तलाश में कई लोग मारे जाते हैं। रायन कहता है जिस तरह तुम समुद्र से शिप को जमा करती हो, उसी तरह मैं सोल्स को जमा करता हूँ। पहले मैं भी तुम्हारी तरह इंसान था, पर मेरे पाप मेरी सोच से भी ज्यादा हो चुके थे, जिस वजह से मुझे ये काम दिया गया सोल्स को इकट्ठा करने का। सोल्स को इकट्ठा करने के लिए मुझे इस शिप की ज़रूरत है और मैं नहीं चाहता कि तुम इस शिप को ब्लास्ट करो। पर मरियम उसकी एक नहीं सुनती। रायन उस पर हमला कर देता है, जिससे उसके हाथों में मौजूद रिमोट उससे छूट जाता है। मरियम रायन पर हमला करती है, पर रायन को कुछ नहीं होता। मरियम को बॉम्ब का रिमोट दिख जाता है। मरियम रिमोट पर एरो से हमला करती है, जिससे शिप ब्लास्ट हो जाता है। पर मरियम तब तक उस शिप से कूद जाती है, जिसके बाद शिप में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अब मरियम पानी में शिप के मलबे के नीचे दब चुकी होती है, और तभी वहां पर कर्ट की आत्मा आती है जो मरियम को बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। मरियम बड़ी ही मुश्किल से पानी की सतह पर आ पाती है और वो देखती है उन सोल्स को जो उस शिप से आजाद हो चुकी थी। अब वो सोल्स आत्माओं की दुनिया में वापस जा रही होती है। जितनी भी सोल्स थी वो यहाँ रायन की गुलाम थी, जिन पर रायन का कब्जा था। बस वो एक लौती सोल कर्ट को अपने बस में नहीं कर पाया था, क्योंकि कर्ट की सोल पवित्र थी। इसलिए कर्ट की सोल बार बार मरियम की मदद कर रही थी। मरियम काफी देर से एक बॉक्स के सहारे समुद्र में तैर रही होती है। जल्द ही एक शिप उसे रेस्क्यू कर लेती है। मरियम को सुबह एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा होता है, जहाँ पर वो जैक को देखती है जो अभी भी जिंदा है। जहाँ वो देखती है शिप का जितना भी गोल्ड था वो दूसरे शिप में ट्रांसफर कर रहा होता है, और उसकी मदद रायन कर रहा होता है, ताकि वो उन गोल्ड की लालच में वो और भी लोगों को मार सके
और उनकी आत्माओं को कैद कर सके, जो कि उसका काम है। और मरियम ये पूरा मंजर देखकर चीख पड़ती है। मित्रों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ हाइप देना ना भूलें। मिलता हूँ एक और नई कहानी के साथ।